नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल मैं 7 समंदर पार से कर रहा हूं। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में आज मैं मौजूद हूं, लेकिन बात करूंगा भारतीय राजनीति की। और भारतीय राजनीति में आजकल एक नया राग अलापा जा रहा है। यह राग है गठबंधन धर्म का। अब दो गठबंधन पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ महीनों से, लोकसभा चुनाव से पहले ही एक दूसरे के सामने ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। एक है सत्ताधारी दल बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए, तो दूसरा है कांग्रेस की अगुवाई वाला विपक्षी गठबंधन इंडिया। पर पिछले 2 दिनों से गठबंधन धर्म पर बड़ा जोर लगता और देती दिखाई दे रहे हैं राजनीतिक पार्टियां। 2 अलग अलग मुख्तलिफ तस्वीरें हमें पिछले 2 दिनों में देखने में मिली है। पहली तस्वीर आई श्रीनगर से, जहां पर जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए और उमर अब्दुल्ला ने कल वहां पर बतौर मुख्यमंत्री शपथ ली। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी। समर्थन कांग्रेस भी दे रही है। मंत्री पद नहीं लिया, अब उसमें एक मंत्री पद दिया गया। या अभी महाराष्ट्र और झारखंड को लेकर अनुच्छेद 370 पर कहीं बीजेपी घेराबंदी ना करे, अगर वो जम्मू कश्मीर में सरकार का हिस्सा हो जाती है, और उससे अभी बचना चाह रही है कांग्रेस। ये अभी दूर की कौड़ी है, ये बात समझ में आ जाएगी। पर एक बात साफ दिखाई दी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, डी राजा, प्रकाश करात, संजय सिंह, सुप्रिया सुले, विपक्षी खेमे के तमाम बड़े चेहरे कल श्रीनगर में दिखाई दिए, यह बताते हुए हम साथ साथ हैं। हरियाणा में साथ साथ नहीं थे। क्या यह सबक हमने सीख लिया? इस बात को भी स्वीकारते दिखे हैं विपक्षी खेमे के नेता, इंडिया गठबंधन के लोग। कल आने वाला वक्त इसकी गवाही देने वाला है। लेकिन आज एक और तस्वीर दिखी, और यह तस्वीर पिछले 10 सालों में अमूमन देखने को नहीं मिली। एक बार लोकसभा चुनाव से एक बार से पहले एक बार, और वो भी तब जब इंडिया गठबंधन एक मजबूती की शक्ल अख्तियार करता दिखाई दे रहा था। और नीतीश कुमार, जो एनडीए के अब अहम हिस्सा हैं, एक अहम बैसाखी, दूसरी टीडीपी, तब वो इंडिया गठबंधन के रचयिता थे और कह रहे थे 7 आ जाएंगे, 272 पार नहीं होंगी। फिर कहा 200 पार नहीं होगी बीजेपी। फिर कहा हम 100 भी पार नहीं करने देंगे। तब 40 गठबंधन के सहयोगियों के साथ, कि भाई एनडीए में 40 घटक हैं, बीजेपी ये कहती दिखाई और सुनाई देना चाहती थी कि हम साथ साथ हैं। ये बात और है कि उसमें बहुत सारे घटक ऐसे थे जिनका एक आधा विधायक ही नहीं, सांसद तो छोड़ दीजिए, विधायक भी नहीं था। और विपक्ष तंज ये कस रहा था कि भाई इनको नाम भी पता है क्या। पर बहुत पानी बह चुका है गंगा में और यमुना में उसके बाद। और आज दोपहर में नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्यमंत्री शपथ तो ली। हरियाणा में इतिहास दर्ज किया गया है, इतिहास रचा गया है। तीसरी बार लगातार जब से हरियाणा अस्तित्व में आया है, 1 नवंबर 1966 के बाद पहली बार कोई सरकार लगातार तीसरी बार सत्ता पर काबिज होती दिखी। पर संदेश यहीं पर खत्म नहीं किया है बीजेपी ने और एनडीए ने। पंचकुला में इस वक्त एक बैठक चल रही है गठबंधन की, एनडीए की। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के पहले अध्यक्ष रह चुके हैं, रणनीतिकार भी हैं, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जगत प्रकाश नड्डा, ये लोग तो हैं ही, चंद्रबाबू नायडू, एकनाथ शिंदे, अजित पवार, संजय झा, ललन सिंह। नीतीश कुमार नहीं आ पाए तो संजय झा और ललन सिंह को भेजा है। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, पवन कल्याण, रामदास आठवले, ये तमाम नेता हैं कि हम साथ साथ हैं। हमने ना किया हो कोई गठबंधन हरियाणा में, लेकिन भाई महाराष्ट्र में भी गठबंधन करेंगे और झारखंड में भी गठबंधन होने वाला है।
उसकी एक वानगी आपको भी आने वाले दिनों, आने वाले कुछ चंद मिनटों में आपको दूंगा। और इसमें खास बात क्या, जो तमाम मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के और बीजेपी के सहयोगियों के, 13+7 20 राज्यों में, 30 में से 20 राज्यों में, वो सभी अपनी मौजूदगी दर्ज करते दिखाई दे रहे हैं। पंचकुला में मीटिंग चल रही है अभी। अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्रियों का मैंने जिक्र कर दिया, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा भी वहां मौजूद हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, साथ ही उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, वो मैंने जानकारी आपको दी, एकनाथ शिंदे और साथ में देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार, दोनों उप मुख्यमंत्री, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा, नागालैंड के मुख्यमंत्री नीफू रियो, उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और साथ ही उप मुख्यमंत्री पार्वती परिदा और साथ ही साथ रंगास्वामी जो पुडुचेरी के मुख्यमंत्री हैं, भजनलाल शर्मा, राजस्थान के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमाम, सिक्किम के मुख्यमंत्री, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य और साथ ही साथ ब्रजेश पाठक, दोनों उप मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, मेरे तो गला ही सूख गया। फेरिस्त देखिए कितनी लंबी, पूरा कुनबा वहां पर पहुंच गया है। तो एकजुटता का यहां पर संदेश देने की कोशिश की जा रही है। पिछले 10 सालों में ऐसा नहीं हुआ। कहने को एनडीए की सरकारें थी, लेकिन दरअसल वो विशुद्ध बीजेपी की सरकारें थी। इस बार भी 240 सीटें ही ले पाई बीजेपी और तमाम अहम मंत्रालय अपने पास रखे हैं। पर अब बदलता वक्त, बदलती हवा, वो बयार क्या ये कह रही है, गठबंधन धर्म इज हियर टू स्टे। और यहां पर एक बड़ा फैसला क्या यह भी आता दिख सकता है कि भाई एनडीए का भी कोई संयोजक नहीं है। जब एनडीए पर इतना जोर दिया जा रहा है तो एनडीए का संयोजक कौन होगा? इंडिया का भी कोई संयोजक नहीं है। यह अपने आप में एक दिलचस्प बात सामने आ रही है। अब इसके अलावा 2-3 बातें और ध्यान देने वाली हैं। और ध्यान देने वाली बातें क्या हैं? आज की तारीख में 69% आबादी देश की वो एनडीए शासन के तहत रह रही है। यानी कि वो राज्य, 20 राज्य, यहां 69% आबादी है, 31% आबादी में इंडिया का शासन है। कांग्रेस के 3 ही राज्यों में मुख्यमंत्री हैं। अब हरियाणा में तो जीती हुई बाजी कैसे हारी जाती है ये दिखा दिया। इसमें महारत हासिल कर रही है कांग्रेस, लेकिन अब टकटकी लगाए निगाहें गाड़े हुए हैं महाराष्ट्र पर और झारखंड में कि यहां फिर से सरकारें हम बनाने में कामयाब हो जाते हैं, बीजेपी को बेदखल कर देते हैं अगर सत्ता से महाराष्ट्र में, तो विल मेक अ कमबैक। वो हल्का सा झटका जो हरियाणा में लगा उसे हल्का सा बता पाएंगे 23 नवंबर को। तो वहां पर सीटों का बंटवारा कैसे होगा अभी ये तो तय नहीं हो पाया है, लेकिन झारखंड से जो वानगी मिल रही है वहां पर इंडिया गठबंधन यह तय पाता दिखाई दे रहा है कि जेएमएम 43 सीटें, कांग्रेस 29 सीटें, 4 सीटें जितनी मांग रहा था, 33 सीटें मांग रहा था, उससे कम पर भी वो तैयार होते दिख रहे हैं। आरजेडी 5 सीटें और वाम खेमे को 4 सीटें, 81 सीटें हैं कुल मिलाकर झारखंड में। तो गठबंधन एक शक्ल अख्तियार करता तो दिख ही रहा है, साथ ही सीटों का बंटवारा वो पेच भी हल होता दिख रहा है। और यही हालत गालिबन एनडीए गठबंधन की भी है। बीजेपी 69 सीट, आजसू को 9, जेडीयू को 2 और एलजेपी रामविलास पासवान गुट को 1 सीट
देने पर एक सहमति बनती दिख रही है। तो ये मजबूरी का नाम गठबंधन है या गठबंधन की राजनीति अब जरूरी होती जा रही है? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, एनडीए इंडिया एकजुट, किसका गठबंधन मजबूत? और गठबंधन की मजबूरी या गठबंधन है जरूरी? चर्चा में आज मेरे साथ बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा, उन्हीं के अहम घटक हैं, क्योंकि हम महाराष्ट्र की भी बात करेंगे, झारखंड की भी बात करेंगे। महाराष्ट्र में सत्ता जो महायुति के हाथ है, चेहरा है एकनाथ शिंदे। तो शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े भी मेरे साथ हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे और उनके घटक महाविकास अघाड़ी जो ताल ठोक रही है महाराष्ट्र में, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की राष्ट्रीय प्रवक्ता संजना घाड़ी, और दो वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म भी चलाते हैं, और विनोद अग्निहोत्री मेरे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। और इससे पहले कि आज हमारे राजनीतिक मेहमान अपनी ताल ठोकें और जाहिर सी बात कहेंगे कि हमारा गठबंधन मजबूत है और दूसरे के गठबंधन में क्या क्या अंतर विरोध हैं, विरोधाभास हैं, वो तो गिनवाए जाएंगे। पर आशुतोष, ये गठबंधन का जो राग अलापा जा रहा है, ये मजबूरी बन गया है गठबंधन मौजूदा राजनीतिक हालात में, या ये जरूरी हो गया है, इसके बिना आगे की राजनीति नहीं चलती दिखाई दे रही है? देखिए संदीप, ये मुझे लगता है कि मजबूरी से ज्यादा प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स है। क्योंकि अभी फिलहाल ऐसी तो कोई स्थिति नहीं पैदा हुई जिसकी वजह से ये कहा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को किसी तरीके का कोई खतरा है। ऐसी कोई स्थिति है नहीं इस वक्त, और ना ही इस तरीके की कोई बातचीत कहीं किसी कोने में चल रही है। बल्कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद उनको एक तरीके का फ्रेश ऑक्सीजन भी मिला है। और ये फ्रेश ऑक्सीजन जो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति थोड़ी कमजोर हो रही है, और शायद वो जो गठबंधन के साथी है उनके ऊपर उनको ज्यादा निर्भर रहना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को लगेगा कि बीजेपी कमजोर हो रही है, तो वो तो उनको ऑक्सीजन मिली है। तो ऐसे मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई मजबूरी जैसी बात है। हाँ, अगर वो महाराष्ट्र के और झारखंड अगर हारते तब शायद जरूर इस तरीके की बातें कुछ शुरू होंगी, लेकिन अभी प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स है। और मुझे लगता है अच्छी बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी अभी तक अपने गठबंधन के साथियों को उतनी तवज्जो नहीं देती थी, अगर उनके साथ बैठक कर रही है। दरिया दिली भी दिखा रही है क्या बीजेपी? पिछले 10 सालों में अगर हम देखें, 2014 से 2019, 19 से 2024 जो सरकारें थी 1.0 और 2.0 मोदी, मैं कह सकता हूं, वो एक ही बार एनडीए गठबंधन मिलता दिखाई दिया था। वो भी तब जब इंडिया गठबंधन पिछले साल अंतिम महीनों में, इसी वक्त की बात थी, जब वो ताल ठोकने लगे थे, तो एक वो इकलौती बैठक हुई थी। अब तो बीजेपी इज मेड अ ट्रेमेंडस कमबैक, हारी हुई बाजी जीत ली हरियाणा में, तो 13 मुख्यमंत्री अपने साथ, बाहर वाले उप मुख्यमंत्री, सब नेताओं को न्योता देने के मायने क्या? यह जरूरी क्यों समझा बीजेपी ने? मुझे लगता है कि एक दूसरे के प्रति जो कहीं किसी तरीके का कोई अविश्वास न पैदा हो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे फैसले पिछले दिनों हुए जिसकी वजह से अविश्वास हो सकता है गठबंधन के साथियों में। अगर आप सिर्फ बिहार का उदाहरण ले लें, तो बिहार में जिस तरीके से गिरिराज सिंह ने अपनी हिंदू स्वाभिमान यात्रा शुरू करने की बात की और भारतीय जनता पार्टी ने उससे अपने आप को डिसोसिएट किया, क्योंकि वहां जनता दल यूनाइटेड ने इसका विरोध किया, और न केवल विरोध किया बल्कि यहां तक कहा कि ये तो एक तरीके समाज के अंदर दुराव पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तो वो एक कोशिश जरूर हो सकती है कि हम ऐसा कुछ नहीं जो हमारा अपने एजेंडे को आगे बढ़ा रहे और अपने गठबंधन के साथियों की वजह से। साथ ही साथ गठबंधन के साथियों को साथ में लेने का नतीजा ये भी है कि कम से कम 4 ऐसे फैसले हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वापस लिए हैं, जबकि नरेंद्र मोदी की सरकार अपने फैसलों को वापस लेने के लिए नहीं जानी जाती है। तो कहीं किसी तरीके का कोई अविश्वास ना हो, कहीं किसी तरीके की कोई दिक्कत। लेकिन संदीप, एक जो नई चीज मैं देख रहा हूं कि चाहे वो एनडीए गठबंधन हो या इंडिया गठबंधन हो, दोनों तरफ से कोई स्ट्रक्चर्ड बातचीत नहीं हो रही। स्ट्रक्चर्ड का मतलब यह है कि कहीं किसी तरीके का कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनी हुई है, ना उसका कोई कन्वीनर है, ना उसका कोई एजेंडा है।
ना तो एनडीए ने कोई ऐसी कोशिश की है और ना इंडिया गठबंधन ने कोई ऐसी कोशिश नहीं, की है, बल्कि और इंडिया अगर गठबंधन। मैं वो शब्द इस्तेमाल करूं व्यवस्था का, कि कोई सचिवालय बना है क्या? एनडीए का कोई सचिवालय है क्या? कोई समन्वय समिति है क्या? कोई संयोजक है क्या? भाई, वाजपेयी के टाइम पे गठबंधन धर्म की जब ताल ठोकी जाती थी तो एनडीए के बाकायदा संयोजक होते थे। चंद्रबाबू नायडू भी रहे बिल्कुल। संयोजक। हम्म, हम्म। तो ये अभी ज्यादा पॉस्चरिंग की बात है या एक स्ट्रक्चर भी बनता अब आपको दिखाई देने वाला है, अगर अभी हम एनडीए तक अपनी बात को सीमित रखें? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो कोऑर्डिनेशन कमेटी अब तक बन गई होती, खासतौर पर एनडीए गठबंधन की तरफ से, क्योंकि वहां विचारधारा के स्तर पर ज्यादा टकराव की स्थिति पैदा होती। अगर आप देखिए तो आंध्र प्रदेश के अंदर चंद्रबाबू नायडू जो है वो मुसलमानों के रिजर्वेशन की बात करते हैं, उनके बेटे साफ तौर पर कहते हैं कि ये कोई अपीजमेंट नहीं है बल्कि अफर्मेटिव एक्शन है। और वह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरे चुनाव के दौरान कि किस तरीके से एक माहौल बनाने की कोशिश की गई कि जो इंडिया गठबंधन है वो सारे जो आरक्षण जो दिया गया वापस लेकर मुसलमानों को देगी, तो सीधा टकराव वहां पे संभव हो सकता था आंध्र प्रदेश के अंदर, लेकिन उसको एक साधने की कोशिश की गई। तो ऐसा नहीं है कि बल्कि कोई सिर्फ इंडिया। मुस्लिम आरक्षण की बात नहीं है, जातिगत जातिगत जनगणना का मुद्दा अभी तक उसका रेजोल्यूशन साफ दिखाई नहीं दिया है, जबकि एनडीए के बहुत सारे घटक और नीतीश कुमार वो तो लगातार उसकी पैरवी कर रहे हैं। और इसी में नीतीश कुमार का वहां ना आना सामान्य प्रक्रिया, भाई उनकी तबीयत भी थोड़ी नासाज चल रही है आजकल, पब्लिक अपीयरेंसेस कम हो रही हैं, उसी फिट में देखें, या नीतीश कुमार का ना आना, इसमें भी कुछ राजनीति अभी छिपी है क्या आशुतोष? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बड़ी राजनीति दिखाई पड़ रही है, लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि जब से जनता दल यूनाइटेड की तरफ से केंद्र के अंदर मंत्री बने ललन सिंह, तब से ललन सिंह जो है जनता दल यूनाइटेड वाले कम दिखाई पड़ रहे हैं, बीजेपी के रंग में ज्यादा रंगे हुए दिखाई पड़ते हैं। तो ये खतरा जो नीतीश कुमार को हमेशा लगता है कि उनके साथी जो है बीजेपी के साथ चले जाते, तो 2 बार ऐसा उनके साथ धोखा हो भी चुका है। मैं यहाँ एक और बात कहना चाह रहा था, वो ये कि जो ये कास्ट हाँ, सेंसस की बात है, दरअसल यही भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले दिनों में एक्िलेस हील बनती जा रही है और बनेगी, और इसका उन्होंने कोई ना कोई समाधान निकालना पड़ेगा। लेकिन एक चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है, लोग कास्ट सेंसस के बारे में बात करते हैं, मैं तो कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो मौजूदा सरकार है वो सेंसस नहीं करवा पा रही है। बाकी तो छोड़ दीजिए, आप कास्ट सेंसस तो बहुत बात की बात है, जो पार्टी लगातार सेंसस को टाल रही है, हाँ, जबकि कायदे से 2021 तक हो जाना चाहिए। अगर महामारी थी तो आप 22 में करा लेते, 23 में करा लेते, 24 खत्म होने वाला है। तो जो पार्टी जो जनगणना नहीं करा पा रही है, वो कास्ट सेंसस की बात आप उससे क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि जब तक आपके पास जनगणना के आंकड़े नहीं होंगे, तब तक आर्थिक विकास का मॉडल आप तैयार कैसे करेंगे? किस हिसाब से आप एलोकेशन करेंगे, किस हिसाब से आप प्लानिंग करेंगे? तो सब कुछ जो है वो हवा हवाई उसमें है 2011 के आंकड़ों पिछड़ी पर है। राजनीति का भी एक एंगल कहीं ना कहीं वो भी छिपा हुआ है। क्रीमी लेयर का मसला है, प्रस्ताव भेजा है महायुति की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने केंद्र सरकार को, कि 15 लाख के ऊपर कर दिया जाए क्रीमी लेयर का मामला, उसमें भी कुछ राजनीति है। पर इंडिया गठबंधन की बात करें, विनोद अग्निहोत्री, इंडिया गठबंधन भी क्या ये दिखा रहा है, नहीं भाई हम साथ साथ हैं, अरे झटका खा गए हरियाणा में साथ होते, और मंत्री पद तो नहीं लिया पर मौजूदगी दर्ज कराते दिखे मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, साथ में आम आदमी पार्टी के नेता भी थे, सुप्रिया सुले भी थी, अखिलेश यादव भी थे। ये मजबूरी ने ये करवाने पर पहल लेने को कहा इंडिया गठबंधन वालों को। देखो संदीप, चाहे इंडिया हो या एनडीए, गठबंधन जरूरी इसलिए है क्योंकि मजबूरी है। अगर मजबूरी ना हो तो दोनों बड़ी पार्टियां अकेले ही लड़ना चाहेंगी, लेकिन उन्हें मालूम है कि अकेले लड़ करके मंजिल नहीं पाई जा सकती है, तो ये उनकी मजबूरी है और इसीलिए दोनों का गठबंधन जरूरी है। अब वो अगर झारखंड में लड़ना हो एनडीए को तो आजसू को उनको लेना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश में अनुप्रिया पटेल को लेना पड़ेगा, छोटी पार्टी है लेकिन सामाजिक जनाधार है उनका। तो और इंडिया गठबंधन के साथ तो ये कांग्रेस उतनी बड़ी पार्टी नहीं है जितनी बड़ी बीजेपी है एनडीए में, तो इसलिए कांग्रेस की मजबूरी है, उसको महाविकास आघाड़ी के दलों को लेना पड़ेगा, उमर अब्दुल्ला को कश्मीर में लेना पड़ेगा, जेएमएम को झारखंड में लेना पड़ेगा, तो ये मजबूरियां हैं। और जो अभी हम बात कर रहे थे कि कोई मुकम्मल ढांचा नहीं बना है ना एनडीए का ना पर कहने को इंडिया का, गठबंधन है भी, जम्मू कश्मीर की ही बात करें विनोद,
कहने को गठबंधन है कि भाई इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, पर कांग्रेस उसमें शामिल नहीं हो रही। ये 370 अनुच्छेद 370 का पेच है कि बीजेपी घेरेगी, जाकर कहेगी महाराष्ट्र में, झारखंड में, अरे 370 तुम वापस लाना चाहते हो क्या। इसीलिए फिलहाल रिट्रीट किया है, पर वहां मौजूद रहकर यह भी कहा है तो हम साथ ही। ये थोड़ी सी वो होता है ना, नट बनकर एक बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस की तरफ से। संदीप, हमारे उत्तर प्रदेश में कहावत है और अवधि में, गुड़ खाए और गुलगुले से परहेज करें। तो आप जब समर्थन दे रहे हैं उस सरकार को, तो आप तो उसके मुद्दों से आप अपने को अलग कैसे कर सकते? वो तो पूरे चुनाव में बीजेपी पूछती रहेगी 370 पे क्या स्टैंड है, 370 पे क्या स्टैंड है। भाई अब जैसे बीजेपी वहां आंध्र प्रदेश में शामिल है ना सरकार में, मुस्लिम आरक्षण पे क्या स्टैंड है, कांग्रेस को पूछना चाहिए बीजेपी से। लेकिन क्या भाई तुम्हें पूछते हैं? कभी नहीं पूछते। तो ये, लेकिन बीजेपी तो डंके की चोट पर शामिल है वहां पर आंध्र प्रदेश में। यहाँ तो मामला कुछ उमर अब्दुल्ला, मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के बीच में फंसा हुआ है कि मंत्रियों की संख्या को लेकर के। वरना 370 के मुद्दे पर जैसे आपने विधानसभा चुनाव में कन्नी काटी, तो वैसे भी कन्नी काटते रहो, साथ में तो आप हो ही। तो ये तो वही है गुड़ खाए गुलगुले से परहेज वाली बात। मुख्य बात यह है कि हरियाणा में जो झटका लगा है कांग्रेस पार्टी, देखिए कांग्रेस पार्टी की समस्या ये है कि गठबंधन को लेकर के उसकी कोई मुकम्मल नीति आज तक तय नहीं हो पाई। जब आप कर्नाटक जीत जाते हैं तो भूल जाते हैं कि इंडिया गठबंधन बना। नहीं, तब आपको कांग्रेस लगता है कि के जब जीत मन जाएंगे। में, मानस में, उसके रुख रवैये में आप कुछ बदलाव भी देख रहे हैं क्या? झारखंड में 33 सीटें मांग रहे थे, 29 पर तैयार होते दिख रहे हैं। इससे क्या महाराष्ट्र की भी कुछ बानगी, कुछ अंदाजा लग रहा है कि भाई बड़े भैया की भूमिका में आने के बावजूद, मैं इसलिए कह रहा हूं 13 सीटें जीतकर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन गई, चौथे नंबर की पार्टी हो गई थी वरना महाराष्ट्र में। तो वो दरिया दिली, बड़े भाई की भूमिका में अब आती दिख रही है क्या कांग्रेस मिस स्टेप्स के बाद? नहीं, देखिए कांग्रेस, मैंने बताया ना, कर्नाटक जीतने के बाद कांग्रेस फूल के कुप्पा हो गई। 3 राज्यों में उसने अकेले लड़ा, चुनाव हार गई तो फिर लचीला रुख अपनाया और लोकसभा में एक बेहतर गठबंधन बन गया। उसके बाद अच्छा नतीजा आया तो फिर फूल के कुप्पा हो गई, और हरियाणा में उन्होंने कोई मतलब गठबंधन की बात नहीं की, दिखाने के लिए आम आदमी पार्टी से की, लेकिन आगे बढ़ गए। और कांग्रेस पर राहुल गांधी गठबंधन को लेकर के गंभीर है, मल्लिकार्जुन खड़गे गंभीर है, लेकिन कांग्रेस के तमाम ऐसे नेता ऐसे हैं जो 70 पार के नेता है, 70 प्लस वाले, वो अभी भी कांग्रेस को वही मानते हैं इंदिरा गांधी की कांग्रेस। उनको लगता है आज भी पूरे देश में कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प नहीं है, और यही वजह है उनकी हालत उन पुराने जमींदारों की वजह की जैसी है, जिनकी जमीनें तो बिक गई, हवेली बची हुई है, तो वो अभी भी मानते चलते हैं कि हम जमींदार हैं। तो ये अब कांग्रेस को जो झटका लगा हरियाणा में, तो वो फिर से उस पर लचीला रुख अपनाने के वो लिए अभी भी ये माने बैठे हैं सत्ता में तो हम ही हैं। ये क्या इंडिया गठबंधन, एनडीए पर तो ये लागू होता ही है सवाल। इंडिया गठबंधन का कोई संयोजक होगा, कोई सचिवालय बनेगा कभी? इसी बात पर तो नीतीश कुमार बाहर हो लिए थे। उस सवाल का जवाब क्यों नहीं तलाश पा रहा है इंडिया गठबंधन? देखिए इस सवाल का जवाब तो कांग्रेस को तय करना पड़ेगा। सबसे बड़ी पार्टी इंडिया गठबंधन, कांग्रेस जिस दिन ईमानदार होगी गठबंधन को लेकर, उस दिन सचिवालय भी बन जाएगा, संयोजक भी बन जाएगा, और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी बन जाएगा। अगर ये सब लोकसभा चुनाव से पहले कर लेते तो नतीजे और बेहतर होते। इनके इसी ढीले रवैये के कारण कि न सचिवालय, न संयोजक, न मिनिमम प्रोग्राम, तो उसकी वजह से 99 में आगे अटक गए। तो ये कांग्रेस को अभी सोचना चाहिए। बड़ी पार्टी ही तय करती है कि गठबंधन का स्वरूप क्या हो। ये अभी सोचना होगा तो हाँ, ठीक है, ये अभी सोचना होगा। एक मिनट, अबे दुबे भाई, इंडिया गठबंधन, आप इंडिया की लगातार बात करते हैं, एकजुटता की बात करते हैं, तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। ये सचिवालय कब बनेगा, संयोजक कौन होगा, इसका फैसला होगा कभी कि नहीं होने वाला? हाँ संदीप जी, मुझसे पहले दोनों वरिष्ठ पत्रकारों को बोलने का अवसर दिया। मुझे 10-20 सेकंड दीजिएगा, रोचकता से बात करूंगा, आपको अच्छा मजा आएगा बात सुनने में। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए ये कहा तुलसीदास जी ने, भय बिन होय न प्रीत। तो ये जो इंडिया गठबंधन के भय की वजह से एनडीए गठबंधन स्वरूप में आया असली में शुरू में, आप देखिए 1998 15 मई को ये बना था। 2023 में 25 साल हुए, मोदी जी को ज्ञान भी नहीं था कि कोई एनडीए नाम का कोई गठबंधन भी है इनका।
लेकिन जैसे ही नीतीश बाबू ने सबको एकत्रित करना प्रारंभ किया, मैं मानता हूं इस बात को, तो ये भयाक्रांत हो गए और इन्होंने फिर जुलाई में इसकी मीटिंग की। ये बने कैसे, इकट्ठे कैसे हुए थे, वो भी भय से हुए थे। मोदी जी के भय से इकट्ठे हुए, हेमंत विश्वा शर्मा इकट्ठा हुआ भय से, उसके बाद शुभेंदु अधिकारी हुआ, शिंदे सेना के भावना गल्वी, प्रदीप सरदेसाई, ये सारे लोग, अजीत पवार, अजीत दादा पवार, जितने गठबंधन दल हैं, ये भी भय से प्रीत रख के इकट्ठे हुए। आज क्यों मीटिंग करनी पड़ रही इनको? इनको इस बात का भान और आभास है कि हरियाणा तो चलो 50-50% था, 70-30 है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की, खासकर नरेंद्र मोदी जी के लिए पराभव का कारण बनेगी। क्यों? क्योंकि 160 से 63 सीटें भी, लोकसभा के परिणामों का आप अनुमान लगाएं तो 160 से 63 सीटें हमारी और 125 से 27 सीटें एनडीए गठबंधन दल की है। तो खासकर इस महाराष्ट्र से ये मैसेज देना चाहते हैं छद्म तरीके ये तो से। आप जब हरियाणा 38 के दल 38 दल ये इकट्ठा तो हुए थे, वो हरियाणा कौन के से लिए थे? भी गिनवा रहे थे। अब है, अच्छा किया, एक मिनट सुनिए ना, अच्छा किया आपने तुलसीदास को कोट किया, भय बिन होए ना प्रीत। ये भय दरअसल आपके मन में समा गया है क्या? जो अभी विनोद अग्निहोत्री कह रहे थे कर्नाटक जीते फूल कर कुप्पा हो गए, बोले जी हम तो अकेले चलेंगे, कौन अखिलेश वखिलेश, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राजस्थान हार गए, फिर भय हुआ तो प्रीत की और गठबंधन कर लिया लोकसभा के लिए, अच्छे खासे नतीजे आए, फिर से फूल कर कुप्पा हो गए तो हरियाणा में अकेला चलो का राग अलाप दिया। ये भय बिन होए ना प्रीत, ये तो आप पर ज्यादा लागू होता दिख रहा है। संदीप चौधरी जी, कई शो में मैं डिबेट में आपके साथ रहा, पहले दिन से कांग्रेस पार्टी ने और सभी इंडिया गठबंधन दल के लोगों ने कहा था कि प्रांत में जहां आमने सामने है वहां हम लड़ेंगे, लेकिन राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में एक बड़े कैनवास पर हम सब लोग देश का चुनाव साथ मिलकर लड़ेंगे। लेकिन राज्यों में जो परिस्थितियां निर्मित होगी, उन परिस्थितियों के लिहाज से हम चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा में हमारा, देखिए, हारने के लिए कोई दल चुनाव नहीं लड़ता। किसी दूसरे राजनीतिक दल से भी आप अपेक्षा करें कि कांग्रेस को ज्यादा सीट दे दे, अगर उसको लगता है तो सीट शेयर। हमने क्या किया था, हमने जम्मू कश्मीर में 5-6 सीटें ऐसी थी जो फ्रेंडली कॉन्टेस्ट किया एनसी से, नहीं बंटवारा हो रहा था सीट का, तो हमने तय किया जितने पर बंटवारा हो जाए ठीक है, नहीं तो हम फ्रेंडली कॉन्टेस्ट करेंगे। तो ये ऐसा नहीं है, लेकिन यहां तो साफ दिखाई दे रहा तो है। सरकार आप में मुझे क्यों नहीं बताइए, शामिल हुए? गठबंधन धर्म निभाते भी हैं, विचारधारा की समानता नहीं है क्या? मतलब मजबूरी का गठबंधन किया हुआ है? जब आप जीते हैं सरकार बनाइए, या प्रायश्चित कर रहे हैं कि हम तो जी 6 ही जीत पाए सीटें? नहीं, एक दल है नेशनल कॉन्फ्रेंस जो अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित कर रहा है कि हाँ, प्रजातांत्रिक अधिकार जो उनको दिया है जनता ने, उसका निर्वहन करेंगे। और उसका ही साझेदार दल है कांग्रेस, जो इस बात की प्रतिबद्धता दर्शाता है कि जो स्टेटहुड, आजाद भारत के इतिहास में पहली बार किसी प्रांत के साथ इतना बड़ा धोखा किसी केंद्र की सरकार ने दिया कि राज्य का अधिकार ही छीन लिया। और चुनाव के जस्ट पहले मोदी जी ये क्या किया, राज्यपाल को सारे अधिकार सौंप दिए। मतलब मुख्यमंत्री को भी ऐसा मुख्यमंत्री बना दिया जो अधिकार संपन्न नहीं है। तो हम उसका प्रोटेस्ट दर्शा रहे हैं। जो आर्टिकल 370 की बात कर रहे थे, वो साफ शब्दों में सुन लीजिए, क्या कोई राज्य की सरकार आर्टिकल 370 को वापस ला सकती है? तो उत्तर है नहीं। तो फिर ये अमित शाह साहब मानते हैं शायद कि केंद्र में उनकी बैसाखियों की सरकार जाने वाली है और कांग्रेस पार्टी की सरकार आने वाली, या तो ये कह दें। अब आज देख लीजिए दृश्य, नीतीश बाबू नहीं आए क्योंकि वहां पर बेतहाशा मौतें हुई है अवैध शराब से, और एक चंद्रा बाबू साहब हैं जो 99 रुपए में इंटरनेशनल शराब की, मतलब गंगा बहा दी साहब वहां पर इन लोगों ने। भयाक्रांत, इतने भय से प्रीत इतनी कि महाराष्ट्र में जाइए तो कहते हैं मदरसों के शिक्षकों को 6,000 रुपए से 16,000, 8,000 से 18,000। बोला ना आजाद अल्पसंख्यक, भय और प्रीत, अच्छे आपने दो शब्दों का इस्तेमाल किया है। भय और प्रीत में आपने, झारखंड में तो एक खाका तैयार हो गया है आपका जेएमएम के साथ, और आरजेडी के साथ गठबंधन कर लिया है आपने लगभग तय। तो ये वहां तो प्रीत हो गई, भय किस बात का है महाराष्ट्र में? वहां क्यों नहीं हो रहा बंटवारा, सीटें का गठबंधन क्यों नहीं हो पा रहा? महाराष्ट्र में एक बात बता दूं, मैं इतना अधिकार संपन्न नहीं कि मैं संगठनात्मक स्तर पर अंदर जो चर्चा है वो आपसे बाहर करूं टेलीविजन पर। फिर भी मैं ये बता देता हूं कि 90% निराकरण हो गया।
जो 10% सीटें हैं बहुत जल्द आप देखेंगे और हूबहू लोकसभा के चुनाव परिणाम महाराष्ट्र में दोहराए जाएंगे। लिख कर रख लीजिएगा मेरी इस बात को। जो भारतीय जनता पार्टी जो गठबंधन है, एक चरण में क्यों चलिए, चुनाव, लिखकर मतलब तो हम लोकसभा सब का तो रखते 4-5 रहते चरण में हैं, कराएंगे। लिखकर सब रखते रहते हैं। में एक चरण में कराएंगे, चलिए, वो तो क्योंकि लिखकर मोदी जी हम को सब रख जानते हैं लेते हैं। जितना और वहां महेश जाएंगे वर्मा, उतना। मतलब एनडीए, वो ठीक है, हरियाणा में जबरदस्त जीत हुई, पर जीत के बाद भी पूरा कुनबा बिठा दिया लाकर पंचकुला में कि एनडीए में कितने लोग हैं। ऐसा दिखाने की जरूरत क्यों पड़ गई महेश वर्मा? थोड़ा बदल रही है क्या बीजेपी, आपकी पार्टी? होना चाहिए संदीप भाई, इसमें गलत नहीं, इसमें गलत क्या है? ये तो गर्व की और गौरव की बात है। आप गठबंधन राजनीति के आप सवाल रखते हैं कांग्रेस प्रवक्ता के आधे, और वो सारी महाभारत और रामायण आपको सुना जाते हैं, लेकिन आपके सवाल से कन्नी काट जाते हैं। क्या इस देश की राजनीति और इस देश के आपके दर्शकों को क्या यही मिलना चाहिए कि सवाल कुछ और हो, मुद्दे कुछ और हो और बात कुछ और किए जाए? क्या मतलब है इसका? गठबंधन नहीं, आप भी सवाल का जवाब दे दीजिए ना। ये जो पंचकुला में आप ताल ठोक रहे हैं महेश भाई, ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। हमारे लिए एक तो इंडिया जब बना था तब 40 दल हैं जी एनडीए में, पहली बार पता लगा था हमें 10 सालों में। आधों के नाम आपको भी नहीं पता थे। आज ये क्यों हो रहा है? मैं थोड़ा वही हाथी के दांत खाने के और मैं तो ये कह रहा हूं कि नहीं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम मेरे भाई। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है? 2014 में 283 सीट जीतते हैं, भाजपा को बहुमत मिलता है, एनडीए की सरकार बनती है, पार्टिसिपेशन होता है। 2019 में 330 सीट जीतते हैं, एनडीए की सरकार बनती है, सारे घटक दल की सरकार बनती है। क्या ये इस तरह से होता है कि कांग्रेस जैसे ही 30-40 सीटें बढ़ी उसके बाद कभी एनडीए की बैठक नहीं होती? उसके बाद इंडी गठबंधन में किस तरह से टूट 2014 मई में, कैसे आज मई 2014 से जुलाई, पूरी बात खत्म होने दीजिए। मजा तभी है जब मजा आपके दर्शकों को जुलाई 2023 तक के भाई। चलिए सुनाई पड़ेगा, अब मजा दीजिए, ठीक है। नहीं, जो आज मुद्दा मजा नहीं, जब जो इशू आपने फ्रेम किया उसका मजा तभी है दर्शकों को जब उन्हें समझ में आए कि आखिर में गठबंधन राजनीति का धर्म निभाया किसने 10 साल में, और 1 साल में आंख तरेरती हुई कैसे निकल गई। क्या थोड़ी सी सीट बढ़ी और किस प्रकार से हरियाणा में जो है, जो अभी आपने कहा ना कि कमलनाथ क्या बोलते हुए नजर आ रहे थे मध्य प्रदेश में, अखिलेश, आज महाराष्ट्र में देखिए इंडी गठबंधन के नाम पर अब क्या हो रहा है, क्या तमाशा हो रहा है वहां पे। तो 1 साल के गठबंधन का स्वरूप देखिए कि थोड़ी सी सीट क्या बढ़ी कांग्रेस की, हरियाणा में किसी को हाथ नहीं रखने दिया। आज वही कमोवेश स्थिति इसकी ऐसी बन जाती है कि जहां ये तो आप भी करते हैं ना। अपने गिरेबान में जो देखेंगे हरियाणा में दूध में से मक्खी की तरह जेजेपी को आपने निकाल दिया ना। 1 मिनट सुनिए ना, अब अपनी बात भी तो सुन लीजिए। सत्ता का ताला खोलने के लिए जेजेपी का चुनाव चिन्ह चाबी था, उसकी जरूरत थी, फिर उसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया। अभी दिखेगा संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर आरएलडी के साथ उपचुनाव में क्या करते हैं। अब 13 नवंबर को 9 सीटों पर तो उपचुनाव होना ही है ना, वहां भी पता लग जाएगा। इसीलिए हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और तो नहीं हो रहा पंचकुला में। हमने तो अभी उत्तर प्रदेश में दिया ना, राजभर जी को जो चुनाव लड़ाना था वहां बेशक हम हारे, लेकिन ऐसा नहीं था कि हमने नहीं दिया, हमने नहीं लड़ाया। हम हमेशा गठबंधन धर्म की जो एक राजनीति है, मैंने 10 साल का एक इतिहास भूगोल जो बताया उसको आप झुठला सकते हो क्या? मना कर सकते हो क्या कि नहीं 283 सीट भी बहुमत में आने के बाद? वाजपेयी के युग का गठबंधन धर्म और मोदी युग का गठबंधन धर्म में फर्क है क्या? तब तो एनडीए का संयोजक होता था, अब एनडीए का संयोजक होगा क्या कोई? नहीं, या रस्म अदायगी कर रहे हैं आप दरअसल? स्वाभाविक है, वो एक व्यवस्था नहीं, वो एक व्यवस्था बननी चाहिए, वो होनी चाहिए। अगर गठबंधन है, गठबंधन का एक संयोजक होना चाहिए, पीछे भी एक इस तरह की परंपरा रही है, लेकिन उसके ना होने की वजह से एनडीए में किसी तरह का दरार आपको या किसी तरह से
आज जब 240 भी लेके सरकार उसी तरह से चला रहे हैं जैसे 303 पे चला रहे थे, जैसे 283 पे चला रहे थे। तो इस गठबंधन की उपलब्धि यही कही जाएगी। और आज उसका कमोवेश अगर आज उपस्थिति कहीं दिखाई दी है पंचकुला में, तो हमारे लिए वो गर्व का पल है, ऐतिहासिक क्षण है। ऐतिहासिक जीत के साथ ये ऐतिहासिक पल भी है हमारे लिए कि हम सब तो लोग एकजुटता आप हम लोग दिखा ऐसे रहे नहीं हैं, है कि एकजुटता हरियाणा है चुनाव भी के क्या? नतीजे के बाद कृष्णा कोई हेगड़े, एक कांग्रेस- सेकंड, ठीक है महेश भाई, ठीक है कृष्णा हेगड़े, ये एकजुटता दरअसल जमीन पर भी उतर रही है क्या? वो फॉर्मूला हो गया है सेट, या अभी कलेश बाकी है? महाराष्ट्र में मिल जाएंगी अरे मन बिल्कुल मुताबिक सीटें आपको? बिल्कुल बिल्कुल, फॉर्मूला भी सेट है, जीत भी सेट है, और फिर से सरकार बनने जा रही है महायुति की। और आप कह रहे थे कि ये नया नया हमारा कोalition है, भाई शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का 1987 से हमारा कोalition है, हिंदुत्व का नाम का कोalition है। दूसरी बात है कि आपने कहा कि ये कोalition, ये अभय जी ने कहा कि कांग्रेस को देखकर साथ में हम आए हैं क्या? अरे बाबा, शायद वो भूल गए अभय जी। मुझे लगता है आपने जो शब्द यूज किया अग्निहोत्री जी ने कि जूने जमींदार है, तो अभय जी भी लगता है मुझे जूने कोई रियासत के जमींदारी है, वो भूल गए हैं कि नरेंद्र मोदी जी 3 बार जीतकर तीसरा बार प्रधानमंत्री होकर उन्होंने देश और दुनिया में इतिहास रचाया है। तो अभी दूसरा इलेक्शन अभय जी 2029 में है लोकसभा का। नरेंद्र मोदी जी ही हमारे प्रधानमंत्री है, ये आप जरा आपके कांग्रेस के आला कमान को भी कहिएगा। शायद अभी तक उनको भी पता, उनको भी डाइजेस्ट नहीं हुआ है। दूसरी बात यह है कि देखिए, इसके पहले जब वाजपेयी जी का सरकार था तभी भी कोalition था, उसके पहले वीपी सिंह जी के सरकार थी उसमें भी कोalition था, उसके पहले मोरारजी देसाई जी की सरकार थी तभी भी कांग्रेस के पर विरुद्ध उसमें फर्क coalition था ना, उसका चेहरा होता था, उसका कोई संयोजक होता था। इस बार अभी ये पता नहीं लग पा रहा है। वो एक बार पिछले साल जुलाई में मिले थे, अब इस बार मिल लिए। देखिए, तभी फ्रैक्चर्ड मैंडेट था, ये बार फ्रैक्चर्ड मैंडेट नहीं है। पिछले 2 बार से भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी को मिला है, और एक बहुत अच्छा मैसेज पंचकुला में गया है कि भारतीय नहीं, इस जनता बार तो पार्टी फ्रैक्चर्ड मैंडेट है। 240 सीटें हैं ना बीजेपी की। 240 सीटें कम नहीं होती है। 240 सीट के साथ अगर आप 2 अलायंस को मिलाए तो हो गया खेल, और हम तो साथ में ही हैं पहले से। तो मुझे नहीं अपने लगता दम पर कि इसमें सरकार नहीं है ना, ये एनडीए की सरकार है, ये बीजेपी की या मोदी सरकार नहीं है। देखिए, 40 जो पार्टी है ना, एनडीए बनकर लोगों के सामने गई थी। 40 पार्टी आज भी एनडीए बनकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता, सभी 40 के नेता, ये इनके जैसे नहीं है इंडी गठबंधन की मार्फत कि एक स्टेट में एक नेता, दूसरे स्टेट में दूसरा नेता नहीं है, तीसरे स्टेट में उनको नेता ही मानते नहीं इन लोग। हमारा हर स्टेट में 40 पार्टी के लिए एक ही नेता है, सम्मान्य अच्छा। नरेंद्र मोदी जी। इसके लिए एक बहुत अच्छा मैसेज गया कि देखिए सभी और घटक महाराष्ट्र के में लोग कौन एक नेता है? साथ रहे। महाराष्ट्र में भी नरेंद्र मोदी जी महाराष्ट्र में हमारे कौन नेता है? नेता है, और नहीं, नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता है, और इलेक्शन एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में, ये आप ये उम्मीद करते हैं? तो आप और बीजेपी को बराबर की सीटें मिलेंगी, 125 नहीं, बीजेपी को थोड़ा ज्यादा मिलेगी, क्योंकि उनका सिटिंग अभी जो एमएलए गए बार उनका 105 एमएलए जीत के आए थे, हमारे 40 है, वो हिसाब से उनको तो बिल्कुल ज्यादा मिलेगी, क्योंकि उनके ज्यादा सिटिंग है, और ज्यादा एक फॉर्मूला रहता है, सिटिंग इज पर गेटिंग। आपका स्ट्राइक रेट अच्छा था ना लोकसभा बिल्कुल में? अच्छा था। लोकसभा के तो चुनाव पहले में आपका स्ट्राइक रेट बेहतर था ना बीजेपी से? नहीं नहीं, बिल्कुल एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में देखिए हमने पहले बार इलेक्शन लड़ा, और पहले बार ही हमारा स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था। हम महाराष्ट्र की जनता का शुक्रिया अदा करते हैं, और आने वाले दिनों में भी ऐसे इससे भी बढ़िया हमको स्ट्राइक रेट दे, और फिर से भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और चलिए, अजित आने पवार वाले दिन किस गठबंधन में ज्यादा एकजुटता, एक मजबूती दिखाई देते दिखेंगे? विनोद, छोटा सा जवाब चाहूंगा आपसे भी और आशुतोष से। पहले आपसे, एनडीए और इंडिया, किसमें एकजुटता ज्यादा दिखाई दे रही है फिलहाल? नहीं, अभी तो संदीप दोनों में एकजुटता आपको दिखाई पड़ेगी, क्योंकि चुनाव का वक्त है। थोड़ा वो सीटों को लेकर हेरफेर होगा, रस्साकसी होगी, लेकिन फाइनली वो जैसे लोकसभा चुनाव में दोनों पक्षों में सहमति बन गई थी वैसे बनेगी, क्योंकि गठबंधन की मजबूरी ही उसे जरूरी बनाती है। और ये एनडीए में, इंडिया में भी मालूम है, महाराष्ट्र में तीनों मिलकर लड़ेंगे तभी ठीक जीत है, पाएंगे, या मतलब जो दोनों नतीजा होगा। अभी
दोनों तैयारी दिखा रहे हैं, दोनों एकजुटता दिखा रहे हैं। आशुतोष, आपकी निगाह में किसमें ज्यादा एकजुटता है, इंडिया या एनडीए? नहीं, मुझे एनडीए गठबंधन में ज्यादा एकजुटता दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस जो इंडिया गठबंधन है, इसमें अभी भी एक दूसरे को लेके जो जिस तरीके से वक्तव्य दिए जा रहे हैं वो अशोभनीय भी है और राजनीतिक रूप से ठीक भी नहीं है। तो अभी आने वाला वक्त बताएगा एनडीए की तैयारी बेहतर है क्या, वो ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, मनूवरेबिलिटी दिखा रहे हैं क्या मौजूदा राजनीतिक हालात को देखते हुए। हजारों की तादाद में राय आ रही हैं, कुछ साझा की हैं। एक राय और मैं आपको यहां दिखाना चाहूंगा। राजेंद्र शुक्ल हैं, शिमला हिमाचल, खूबसूरत जगह के रहने वाले। इनका कहना है कांग्रेस कमजोर है इसीलिए गठबंधन जरूरी है। बीजेपी बहुत मजबूत है लेकिन सबको मिलाकर रखना मजबूरी है। तो कहीं कमजोरी मजबूरी बन रही है, कहीं मजबूती भी मजबूरी बन रही है। क्या निभाएगा कौन इस गठबंधन धर्म को? आने वाला वक्त राजनीति की और दशा और दिशा क्या इसी बिना पर तय करने वाला है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।